Hello students, welcome to a new class with a new content. We were discussing about the alternating current. Now next topic is LC oscillations. LC oscillations. LC सर्किट में हमारे पास एक L होता है, मीन्स एक इंडक्टर होता है एंड अ कैपेसिटर. इन दोनों को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं. कैपेसिटर फुली चार्ज होता है और जब वो डिस्चार्ज होता है तो L चार्ज हो जाता है एंड सिमिलरली फिर जब L डिस्चार्ज होता है तब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है. ये हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो जब हम L और C को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो L और C के बीच में ऑसिलेशंस होती हैं. कभी किसी की एनर्जी ज़्यादा होती है, कभी L की, कभी C की. तो इन ऑसिलेशंस को हम बोलते हैं LC ऑसिलेशंस. जब हम AC वोल्टेज सप्लाई करते हैं कैपेसिटर को तो सबसे पहले क्या होएगा, ये चार्ज होएगा, देन डिस्चार्ज, again will charge and again will discharge and this process will keep on continuing. ये प्रोसेस चलता रहेगा. जब कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा तब ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होएगा और जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र किसको हो जाएगा, इंडक्टर को, जो कि कनेक्टेड है इन सीरीज़ विद द कैपेसिटर. नाउ बिकॉज ऑफ द चेंज इन करंट चेंज होएगा बिकॉज डिस्चार्जिंग पर हर टाइम पर करंट की वैल्यू चेंज होती रहेगी. तो करंट के में चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होएगा, इंडक्टर के मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होएगा. एज अ रिज़ल्ट हमने पढ़ा था जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो तो फैराडे का लॉ था कि वहाँ पर EMF इंड्यूस होती है. सो एज अ रिज़ल्ट देयर विल बी एन EMF इंड्यूस इन द इंडक्टर and the EMF is given by E is equal to minus L di by dt. The self-induced EMF क्या करेगी, according to Lenz's law will try to oppose the growth of the current. अब इस करंट के अपोज के कारण क्या हो जाएगा, कैपेसिटर कम्प्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा. तब ऑल द एनर्जी जो है कैपेसिटर की वो इंडक्टर में आ जाएगी. नाउ कैपेसिटर क्या हो गया, फुली डिस्चार्ज हो गया और इंडक्टर में क्या आ गई, एनर्जी आ गई. बट अब क्या होएगा, इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा एंड चार्ज करना शुरू कर देगा कैपेसिटर को. जो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी. क्लियर. नाउ हमने डिफरेंट डायग्राम्स में LC ऑसिलेशन शो की हुई हैं. जैसे फर्स्ट है, हमने क्या किया है, यहाँ पर कैपेसिटर को फुली चार्ज लिया है और साथ में कनेक्ट कर दिया इंडक्टर L. सो यहाँ पर टाइम ज़ीरो पर क्या था, UE मैक्सिमम थी. UE का मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैक्सिमम थी बिकॉज यहाँ पर हमारा कैपेसिटर फुली चार्ज है एंड इंडक्टर अनचार्ज है. सो UB ज़ीरो है, UE मैक्सिमम है. सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, कैपेसिटर ने डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर देखो इंडक्टर में अब एनर्जी आती जा रही है. तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि दोनों इक्वल मान लेते हैं. तो टाइम 1T/8 पर 1/8 ऑफ T पर UE इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, UB. देन कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा, सारी एनर्जी इंडक्टर पास आ जाएगी. टाइम इज़ इक्वल टू 2T/8 पर UE ज़ीरो है एंड UB मैक्सिमम है. देन इंडक्टर डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर भी UE इज़ इक्वल टू UB ले रहे हैं. तो टाइम 3T/8 पर UE इज़ इक्वल टू UB अगेन हो जाएगा. फिर इंडक्टर फुली डिस्चार्ज हो जाएगा एंड कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा. इस टाइम पर क्या होएगा, 4T/8 टाइम पर क्या होएगा, UE अगेन मैक्सिमम हो जाएगी और UB ज़ीरो हो जाएगा. देन फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट होएगा. बट यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या चीज़ है, इनिशियली हमने कैपेसिटर पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिया था. सो करंट की डायरेक्शन आई थी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और जब यहाँ पर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई थी ये. जब अगेन आप यहाँ पर
अब जब इंडक्टर डिस्चार्ज होएगा तो करंट की तो डायरेक्शन सेम ही आएगी राइट हैंड थंब रूल से, बट अगर अब यहाँ पे करंट यहाँ जाकर इसको चार्ज कर रहा है तो इसकी ये साइड क्या बन जाएगी, पॉजिटिव, और अपर एंड क्या बन जाएगा, नेगेटिव। सो इस साइकिल में कैपेसिटर की अपर प्लेट हमारे पास नेगेटिव आ रही है और लोअर पॉजिटिव, वाइल इन द फर्स्ट डायग्राम जो हमने इनिशियली शो किया हुआ है उसमें अपर वाली पॉजिटिव थी एंड लोअर वाली नेगेटिव थी। नाउ फिर अगेन इंडक्टर फुली चार्ज हो जाएगा एंड कैपेसिटर अनचार्ज है, तो 6T/8 पर यू ई अगेन ज़ीरो हो रहा है और यू भी मैक्सिमम हो रहा है। देन अगेन क्या होएगा, ये इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेगा। अब यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले यहाँ पर ऐसे बन रही थी और अब यहाँ पर ऐसे बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जब आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये डायरेक्शंस आ जाएंगी आपके पास। सो यहाँ पर अब कैपेसिटर की अगेन अपर प्लेट पॉजिटिव बन गया, मीन्स हमारी साइकिल कंप्लीट होने वाली है। जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा एट टी तो यू ई मैक्सिमम हो रही और यू भी ज़ीरो हो गया। अब ये सेम है डायग्राम जैसा फर्स्ट था, मीन्स हमारी साइकिल कंप्लीट हो रही। तो यहाँ तक हमने शो करने हैं, आपके टोटल 9 डायग्राम्स बनेंगे। क्लियर? नाउ हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। अब ये हमने शो किया हुआ है कि जो इनिशियली टाइम पर क्यू नॉट था वो क्या था, ये वैल्यू थी, और ये क्यू है मतलब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे चार्ज चेंज होता रहे तो तभी वो मैक्सिमम होएगा तभी मिनिमम। सो यहाँ पर टाइम के साथ साथ क्यू की वैल्यू चेंज कर रही है, पर आप देखो जो इनिशियली उसकी मैक्सिमम वैल्यू थी लास्ट टाइम तक भी उतनी ही रह रही है। मीन्स कैपेसिटर ने कोई भी चार्ज एब्जॉर्ब तो नहीं किया ना, कोई भी एनर्जी उसने डिसिपेट नहीं की। तो इस टाइप के ऑसिलेशन को हम बोलते हैं अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बट अगर जब इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में चार्जिंग डिस्चार्जिंग चल रही है और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाए तो जो हमारे पास ऑसिलेशंस आते हैं उनको हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। डैम्प्ड ऑसिलेशंस में एनर्जी वेस्ट हो जाती है, अनडैम्प्ड में वे एनर्जी वेस्ट नहीं होती। नाउ इफ़ क्यू बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, सो di/dt विल बी द रेट ऑफ द चेंज ऑफ करंट। देन क्या होएगा हमारे पास, अगर हम लिखें इंडक्टर के लिए तो आएगा आपके पास एनर्जी LdI/dt प्लस Q/C इज़ इक्वल टू 0। और हम क्या कह सकते हैं, आई की जगह पुट कर सकते हैं dQ/dt, सो दिस विल बी इक्वल टू d2Q अपॉन dt² प्लस Q/C इज़ इक्वल टू 0। हमने आई की वैल्यू क्यू में पुट इसलिए की ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन जाए इन टर्म्स ऑफ क्यू। तो यहाँ पर हमारे पास सेकंड ऑर्डर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई d2Q/dt² प्लस Q अपॉन LC इज़ इक्वल टू 0। सो पुट इन 1/LC, ये हमने पीछे वैल्यू निकाली थी कि ओमेगा² इज़ इक्वल टू होता है 1/LC। तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी d2Q/dt² प्लस ओमेगा² Q इज़ इक्वल टू 0। सो फाइनल इक्वेशन रिप्रेजेंट सिंपल इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन विद ओमेगा एज और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सो ओमेगा की वैल्यू क्या है 1/√L/1/√LC, और अगर यहाँ से हम सिंपल लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालें तो 2π और आ जाएगा, तो ये बन जाएगी 1/2π√LC। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर होता है जो वोल्टेज को अप या डाउन करता है, जो घरों में लगे होते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वो स्टेबलाइज़र होते हैं। वैसे भी अगर ज़्यादा होगी तो डाउन कर देगा और अगर कम आ रही है तो अप कर देगा। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो हम ट्रांसफार्मर लेते हैं वैसे तो दोनों होते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, बट नॉर्मली हमें बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बुक्स में ये डेफिनेशन दी हुई है कि जो लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को
लोअर AC वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट करते हैं। सो ये ट्रांसफार्मर होता है आपके पास, ये आपने देखा भी होगा लैब में पड़ा हुआ या घरों में किसी डिवाइस में, जो छोटे छोटे डिवाइसेस होते हैं उनमें भी निकलता है ये। तो इसमें आपके पास वाउंडिंग्स की होती हैं, जो ये वाली साइड वाउंडिंग्स होती हैं इसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, और जो ये वाली है ये है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पर हमने प्राइमरी में जो वाइंडिंग्स की हैं वो कम ली हैं और सेकेंडरी में ज़्यादा ली हैं। अगर आपको स्टेप अप करना है तो आप सेकेंडरी में ज़्यादा लोगे, और अगर स्टेप डाउन करने हैं तो आप प्राइमरी में ज़्यादा लोगे। क्लियर? प्रिंसिपल क्या है ट्रांसफार्मर का, ये बेस है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग EMF इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द प्राइमरी कॉइल, हैंस चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल। जब इसमें चेंज होएगा करंट में तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होएगा, हैंस इसमें EMF इंड्यूस होएगी। EMF इंड्यूस होने का मतलब यहाँ पर वोल्टेज आ जाएगी। सो EP की वैल्यू आपके पास क्या होएगी, मतलब प्राइमरी के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या आएगी, -NP/d∅/dt। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और जो ES है वो आएगी -NS/d∅/dt। सो यहाँ से आप ES/EP की वैल्यू निकालो, वो आ जाएगी NS/NP। तो अगर NS ज़्यादा है NP से, मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा हैं, तो आपके पास ES भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी EP से। ये तो हम बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए आउटपुट पावर इज इक्वल टू क्या होती है, इनपुट पावर, मीन्स ES/IS इज इक्वल टू होता है EP/IP, नॉट वोल्टेज। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पावर की, पावर का फॉर्मूला VI। सो ES/IS इज इक्वल टू EP/IP, मीन्स आइडियली जो वहाँ पर पावर है वो वेस्ट नहीं हो रही। और ES/IP तो हम क्या बोल सकते, EP तो हम क्या बोल सकते हैं, IP/IS। सो ES/में EP इज इक्वल टू क्या है, IP/में IS, और इज इक्वल टू क्या है, NS/में NP। अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी हो तो एफिशिएंसी कैसे आएगी, पावर का रेशियो ले लो, ES/IS डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, EP/IP। क्लियर? आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमने जैसे पहले भी बोला कि ES/IS इज इक्वल टू है EP/IP, मीन्स कुछ भी पावर वेस्ट नहीं हो रही। तो आइडियली जो एफिशिएंसी है वो कितनी होती है, 100%, बट प्रैक्टिकली हमेशा लेस देन 100% होती है। नाउ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप में हमने क्या करना है, सेकेंडरी कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लेनी है, जो लोड के अक्रॉस होएगी वो सेकेंडरी कॉइल होएगी, और जो AC इनपुट के अक्रॉस होएगी वो प्राइमरी कॉइल होएगी। और प्राइमरी में हमने यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से कम लेनी है। सो अगर NS NP से ज़्यादा है तो ES भी क्या आएगा, EP से ज़्यादा आएगा, बट करंट क्या आएगा, ES में कम आएगा IP से। स्टेप डाउन में आप क्या करोगे, इसका रिवर्स करोगे, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा लोगे, मीन्स NP ज़्यादा लोगे, सो EP भी आपका क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। एनर्जी लॉसेज इन अ ट्रांसफार्मर। एनर्जी काफ़ी टाइप से लॉस हो सकती है। फर्स्ट है कॉपर लॉस, हीट प्रोड्यूस हो जाती है ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लोज थ्रू दैम। सो इस टाइप का लॉस को हम बोलते हैं कॉपर लॉस। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स फॉर वाइंडिंग। अगर हम थिक वायर्स यूज़ कर लें वाइंडिंग के लिए तो वहाँ पर हीट का जो लॉस होएगा वो कम होएगा, क्योंकि वहाँ पर रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। फ्लक्स लॉस क्या होता है कि एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग में बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज़ नॉट परफेक्ट, सो अ ग्रेट अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाता है, वेस्ट। सो लिंकिंग कैन बी मैक्सिमाइज्ड बाय वाइंडिंग द कॉइल्स ओवर वन अनदर। तो अगर हम एक दूसरे के ऊपर करेंगे तो फ्लक्स तो मैक्सिमाइज किया जा सकता है और उसकी वेस्टेज क्या होगी, कम होगी। क्लियर?
थर्ड है हमारे पास आयरन लॉसेस। आयरन लॉसेस में जैसे एडी करंट लॉसेस, एडी करंट हमने जैसे पहले पढ़ा था जो बल्क में प्रोड्यूस होते हैं, तो जो बल्क में प्रोड्यूस होएगा वो भी तो रेजिस्टेंस एडी करेगा। तो जब चेंजिंग, और ये तो एडी करंट अपोजिशन के लिए ही होते हैं। सो व्हेन अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज लिंक्ड विद द आयरन कोर, आयरन कोर में बल्क में क्या हो जाएंगी, करंट सेटअप हो जाएंगी जो हीट प्रोड्यूस करेंगी और एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। एडी करंट को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय लैमिनेटेड कोर इंस्टेड ऑफ अ सॉलिड आयरन कोर, ताकि उसको बल्क ना मिले। और लैमिनेटेड कोर में जो एडी करंट्स होते हैं वो टर्न फाइन होंगे विद इन द लैमिनेशन एंड डो नॉट गेट एडेड अप टू द प्रोड्यूस टू लार्जर करंट, वो एक मिलकर लार्ज करंट नहीं बनाएंगे। हैंस जो हीट की वैल्यू आती है वो आती है आई स्क्वायर आर टी, सो वो वैल्यू भी कम आएगी, आई क्योंकि कम आएगा एंड लॉसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, पाथ प्रोट कर रहे हैं कंटिन्यूस कोर ना लेके लैमिनेटेड कोर्स लेके। क्लियर। तो ये था हमारे पास सॉलिड कोर, और लैमिनेटेड में देखो कितना कम हो गया करंट। सेकेंड टाइप है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, जो आपने मैग्नेटिज्म में भी पढ़ा था कि जब अल्टरनेटिंग करंट पास करते हैं तो आयरन कोर क्या हो जाती है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज रिपीटेडली होती है ओवर द साइकिल्स। और जब इस टाइप की होती है कि एक बार मैग्नेटाइज हो रही है फिर डीमैग्नेटाइज हो रही है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, मैग्नेटिक एनर्जी का, जिसको हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। क्लियर। अब है कि इस हिस्टैरिसीस लॉस को भी हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं, बाय यूजिंग सूटेबल मटेरियल। और फर्दर हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास स्टील और आयरन की हम बात करें तो स्टील के लिए कम होता है, तो इस टाइप से हम मटेरियल सूटेबल यूज़ कर सकते हैं, और तो हिस्टैरिसीस लॉस कम हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट लॉस इज losses due to the vibrations of core. Some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to the vibration of core and humming noise due to the magnetostriction effect. तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन की वजह से या नॉइज़ की वजह से जो लॉस हो रहा है वो क्या होता है, लॉसेस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कोर।